हेलो दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यह साइंस क्लास 10th पढ़ाया जा रहा है, जो कि क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी पोर्शन है। आप जानते हैं कि अमीबा में पाचन तक हो चुका था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मानव में पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र या मानव पाचन तंत्र हम इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो भी आप वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ ये वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाकर अवश्य देख लें। आइए दोस्तों देखते हैं मानव में पाचन या मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं। मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मानव पाचन पहले मानव पाचन में ग्रंथियाँ आएंगी, ग्रंथियों के बाद रस आएगा। आइए पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। भोजन के जटिल व बड़े रूप को एंजाइम की सहायता से सरल व छोटे रूप में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों कि यह कैसे होगा। मान लीजिए यह एक कोई पदार्थ है या कोई खाना, मान लीजिए खाना है। ये हो गया अमाशय। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया अमाशय। जैसा कि आप जानते हैं कि अमाशय में HCl अम्ल, पेप्सिन और पिरामिडीन पाया जाता है। जब भोजन आहार नाल के माध्यम से इसमें आता है, तो जब आता है तो इसमें अम्ल होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो या भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है। मतलब जटिल रहा, जितना जटिल रहेगा जटिल भोजन को वह तोड़ मरोड़ के छोटे पदार्थों में ही विभाजित कर देगा। विभाजित करके बड़ी आंत भेज देता है। बड़ी आंत भेज देगा तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पाचन करना। मतलब सरल व छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। आइए हम देखते हैं पाचन कैसे होता है। पहले ग्रंथियाँ होंगी, ग्रंथियाँ में जिससे रस होगा, रस बनेगा। फिर उसके बाद ये एंजाइम बनेगा। फिर एंजाइम से भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। ग्रंथि में जाएगा, जैसे ग्रंथियों में जाएगा। फिर उसके बाद ग्रंथियों में जाएगा, जब इसमें HCl मिल जाएगा तो यह छोटे छोटे पदार्थ को काट देगा। और जब इसमें पिरिमिडीन एंजाइम और प्यूरिन एंजाइम मिलेगा, जब इस प्यूरिन एंजाइम में जाएगा तो यह इस पदार्थ को छोटे छोटे या सरल पदार्थों में विभक्त कर देगा, परिवर्तित कर देगा और भोजन का पाचन हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आहार नली। आहार नली किसे कहते हैं? आइए देखते हैं आहार नली के विभिन्न निम्नलिखित प्रकार हैं। देखते हैं। जैसे भोजन के पाचन में सहायता करता है आहार नली। मुख से लेकर शरीर के 5 भाग तक होते हैं। 5 भाग होते हैं, पश्च भाग तक होते हैं। इसमें 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। 6 भाग होते हैं। 6 भाग से होते हुए तभी इसका भोजन का पाचन होता है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि इसके 6 भाग कैसे होते हैं या क्या क्या नाम है इनके। आइए देखते हैं। पहला है मुख, जिसे मुंह बोलते हैं। दूसरा है ग्रसिका, जिसे हम गला भी बोल सकते हैं या ग्रसनी भी बोल सकते हैं। तीसरा है अमाशय। अभी हम आपको दिखाए थे दोस्तों अमाशय। यही अमाशय होता है या जे आकार का होता है। इसमें ही भोजन का पाचन होता है। फिर छोटी आंत होता है। छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, अर्थात या छोटे छोटे रूपों में विभक्त हो जाता है। छोटी आंत होता है, फिर उसके बाद बड़ी आंत होता है। जब छोटी आंत में जैसे कोई पदार्थ इतना जटिल है कि इसमें छोटी आंत में नहीं पकता, तो वह जाके बड़ी आंत में चला जाता है। तो बड़ी आंत में वह पकाने का काम करती है। बड़ी आंत होती है, मगर इसका नाम तो बड़ी आंत है, परंतु यह छोटी आंत से भी छोटी होती है। ठीक उसी प्रकार आइए देखते हैं छठा टॉपिक, जिसे गुदाद्वार या मलद्वार भी कहते हैं। गुदाद्वार या मलद्वार भी कहते हैं, जो कि मल को या अधपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। मुख किसे कहते हैं? ग्रसिका किसे कहते हैं? अमाशय किसे कहते हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, सब देखते हैं। आइए हम शुरू करते हैं मुख से। आइए देखते हैं दोस्तों मुख में क्या क्या होता है।
जैसा कि आप जानते हैं मुख में दांत होता है, मुख में जीभ होती है, और मुख में जो जीभ होती है, जीभ में लार होती है जिसे लार ग्रंथि भी कहते हैं। क्या क्या होता है दोस्तों? लार भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि भी बोलते हैं। चलिए हम दांत से स्टार्ट करते हैं। दांत से स्टार्ट करेंगे, लार ग्रंथि तक आएंगे। पहला टॉपिक मुख है। आइए हम देखते हैं दांत। दांत किसे कहते हैं? तो चबाने, दांत चबाने में, काटने में, चीड़-फाड़ करने में, वह किसी भी चीज़ को बारीकी से बारीकी भागों में विखंडन कर देना दांत ही काम आता है। आइए हम देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। जो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंदक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचवर्णक, नंबर 4 चवर्णक। आइए हम देखते हैं कि यह चारों जो दांत के प्रकार हैं, यह क्या क्या कार्य होते हैं, दांतों के क्या क्या कार्य हैं। आइए हम देखते हैं चारों दांतों के क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1 जो कृतक है, कृंतक दांत है, वह काटने में सहायता करता है। जो रदनक दांत होता है वह चीर व फाड़ में सहायता करता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो दो दांत आगे होते हैं उसके दोनों साइड छोटे छोटे लंबे लंबे दांत होते हैं, वही होते हैं रदनक दांत। जो वस्तुओं को या कोई भी पदार्थ को चीरने या फाड़ने में सहायता करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? रदनक दांत। आइए हम देखते हैं कि अग्रचवर्णक दांत किसे कहते हैं और चवर्णक दांत किसे कहते हैं। तो अग्रचवर्णक दांत और चवर्णक दांत जो होते हैं वह हमें चबाने में सहायता करते हैं। किसी भी चीज़ को चबाने में सहायता करते हैं, जैसे चावल हो गया, कोई भी चीज़ हो गया दोस्तों, जो चबाने में चबाया जाता है वह अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत के द्वारा ही वह चबाया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। आइए हम देखते हैं दांत के सूत्र किसे कहते हैं। तो ऊपरी भाग में दांतों की संख्या लिख लेंगे तथा निचली भाग में दांतों की संख्या लिख लेंगे और इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे दोस्तों? तो 2 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। आइए हम इसका सूत्र देखते हैं। देखिए रदनक को हम बोल सकते हैं इंसीजर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इंसीजर। फिर हम इसको क्या रदनक को बोल सकते हैं? कैनाइन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? कैनाइन बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आइए लिख देते हैं। रदनक क्या बोलते हैं? इंसीजर। कृंदक को इंसीजर, रदनक को बोल सकते हैं कैनाइन, अग्रचवर्णक को बोल सकते हैं प्रीमोलर। पीएम नहीं, प्री हो गया, पी से प्री, एम से मोलर। इसी प्रकार चवर्णक को क्या बोलते हैं? मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। आइए देखते हैं। ये हो गया अग्रचवर्णक जिसे हम पीएम से बोलते हैं, और वही प्रकार हो गया चवर्णक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से यानी मोलर से प्रदर्शित करते हैं। इसको बताया था ना दोस्तों, ऊपरी भागों में दांतों की संख्या बटे निचली भागों में दांतों की संख्या, अर्थात जो ऊपर आएगा दांतों की संख्या वही नीचे। आइए हम देखते हैं दांतों के सूत्र किसे कहते हैं। तो ऊपरी भाग में दांतों की संख्या बटे निचली भाग में दांतों की संख्या गुणे 2 कर देंगे, इक्वल टू 32। यानी ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। 16 से 16 कर देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। आइए हम इसका सूत्र की सहायता से देखते हैं कि दांतों की संख्या कितनी होती है। तो आई से क्या हो गया दोस्तों? तो आई से हो गया इंसीजर। रदनक को बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अग्रचवर्णक को बोलते हैं प्रीमोलर और चवर्णक को बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोलर बोलते हैं। आइए हम देखते हैं जो इंसीजर हो गया, इंसीजर के दांतों की संख्या जो हो गई 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और जो कैनाइन हो गया, कैनाइन की दांतों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। सिर्फ ये जोड़ा होता है, 2 जोड़ा इंसीजर के साथ। जो कैनाइन की संख्या होती है, कैनाइन की संख्या 2 होती है। 2 मतलब जोड़ा होता है, 2 जोड़ा होता है। उसी प्रकार इंसीजर की संख्या 2 होती है और कैनाइन की संख्या 1 जोड़े होती हैं। और प्रीमोलर की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़े होते हैं। और मोलर जोड़ों की संख्या 3 होती है। ठीक उसी प्रकार हम इसको नीचे भी लिख देंगे, क्योंकि जितना ऊपर रहेगा ऊपरी भाग में दांतों की संख्या उतना ही निचली भागों में दांतों की संख्या होगा। आइए देखते हैं। 1 2 1 2 3। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। दोस्तों क्लियर हुआ आपको? आइए देखते हैं। उसी प्रकार नीचे लिख देते हैं। फिर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे हम? 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे।
आइए हम इसको समझते हैं कि 2 1 2 3 कैसे 16 हो जाते हैं। तो हम आपको बताया दोस्तों कि जैसे कैनाइन में सिर्फ दो मतलब जोड़ा होता है, जो 2 होता है जो जोड़े में, तो जोड़े का मतलब क्या होता है, 2 माने 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार एक जोड़ा होगा तो एक जोड़ा की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। फिर दो जोड़ा दिया है तो 2 जोड़ों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गया। और फिर 3 जोड़ा दिया है ना, 3 जोड़ों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। कितना हो गई, 6 हो गई। तो आइए इसको हम जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16। ठीक उसी प्रकार हो गई ना दोस्तों 16 हो गई। अब 16 को हम 2 से जब गुणा करेंगे तो ये बराबर पे आएगा 32। कितनी हो गई, तो हमारे दांतों की संख्या कितनी होगी, 32 हो गई। 32 हो गई। आपको ज्ञात हुआ कि दांतों की संख्या 32 कैसे होती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जीभ। जीभ किसे कहते हैं, जीभ क्या होती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ द्वारा हमें क्या पता चलता है, स्वाद का। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ की सहायता से ही हम बोल सकते हैं। जीभ की सहायता से ही हम हमारे दांतों में कुछ या फंसा हो या हमारे दांतों में कुछ मतलब हो तो उसी को मतलब यह निकालने में सहायता भी करती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सर दोस्तों लार या लार ग्रंथि किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं। यह भोजन को लुड्डीदार बनाने में सहायता करता है। लुड्डीदार मतलब यह भोजन को लुड्डीदार मतलब लुड्डीदार मतलब जैसे गोला, मतलब इसको पचाने से पहले लुड्डीदार बनाया जाता है। उसमें लार लिपट जाएगी। जब लार लिपट जाएगी तो वह लुड्डीदार हो जाएगा, मतलब चिकना हो जाएगा। एक दिन में लगभग एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 1.5 लीटर लार बनती हैं। कितना, 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर लार बनती हैं। उसे आइए तीसरा टॉपिक देखते हैं। इसमें स्टार्च पाया जाता है। किसमें, लार ग्रंथि में स्टार्च पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक इसी प्रकार यह भोजन को मंडयुक्त बोले तो लुड्डीदार मंडयुक्त बनाता है जिससे यह ग्रसनी से भोजन को खिसकाने में सहायता करता है। हम लार ग्रंथि तक पढ़ चुके थे। आइए हम देखते हैं ग्रसनी या ग्रसिका किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। भोजन को मुख से आमाशय तक पहुँचाना ही ग्रसनी कहलाती है। अर्थात हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मुख है। क्या है दोस्तों, ये हमारा मुख है। इसमें ही पाई जाती है, मुख है, इसमें ही पाई जाती है ग्रसनी। ये क्या हो गई, ग्रसनी हो गई। तो जब यह मुख है, मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, मुख है। उतना ही अच्छा हमारा डायग्राम नहीं है। आइए देखते हैं। मुख है तो जब हम मुख द्वारा भोजन को लेंगे, तो मुख द्वारा जब भोजन को लेंगे तो या ग्रसनी की सहायता से आमाशय तक भोजन को पहुंचाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी नलिका या ग्रसिका कहते हैं, जिसे हम ग्रसनी नलिका या ग्रसिका कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अमाशय। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अमाशय किसे कहते हैं। अमाशय पढ़ते हैं या अमाशय के क्या कार्य होते हैं। तो अमाशय से लगातार क्रमाकुंचन के कारण भोजन पिसता है। जब अमाशय में भोजन जाएगा तो वह लगातार मतलब इसमें HCl अम्ल पाया जाता है। जब HCl अम्ल पाया जाता है तो जब भोजन हमारे ग्रसनी की सहायता से अमाशय में जाता है तो वह भोजन को पचाने में सहायता करता है, यानी उसमें क्रमाकुंचन करता है। जब क्रमाकुंचन के कारण भोजन पिसता है, साथ ही जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जब जठर रस निकलेगा तो भोजन को पचाने में सहायता करेगा। जब भोजन को पचाने में सहायता करेगा तो जब जितना भोजन पच जाएगा, पचे हुए भोजन को यह छोटी आंत भेज देता है। कहाँ भेज देता है, छोटी आंत में। तो हम देखते हैं यह प्रायः जे आकार का होता है। देखिए दोस्तों, इसका अमाशय का जो स्ट्रक्चर है यह किस आकार का है, तो यह जे आकार का है। इसका आकार कौन सा आकार का होता है, जे आकार होता है। इसमें HCl के अतिरिक्त HCl अम्ल तो पाया ही जाता है, उसके अतिरिक्त पेप्सिन और प्रोपेनिन एंजाइम होता है। पेप्सिन तथा प्रोपेनिन एंजाइम होता है जो भोजन को पचने में सहायता करता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है छोटी आंत। आइए हम देखते हैं छोटी आंत किसे कहते हैं।
छोटी आंत। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में ही होता है। यह अत्यधिक कुंडली होती है, मतलब यह अत्यधिक लपटी हुई होती है। जैसे कि देखते हैं दोस्तों, ये हो गया अमाशय, ये हो गया, जैसे देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे ये हो गया, मान लीजिए अमाशय हो गया, ये अमाशय हो गया। तो अमाशय से ही यह जुड़ी हुई होती है छोटी आंत। तो छोटी आंत की संख्या कैसे होती है? एकदम मान लीजिए जैसे कि एकदम, मतलब एकदम लिपटी हुई या उलझी हुई होती है। किसी भी शेप, इसको कोई भी शेप दे दीजिए, इस आकार की होती है यह छोटी आंत। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलीकार होती है, जो भोजन का पाचन करती है। भोजन का पाचन करने के बाद मुख्य क्षुद्रांश ग्रहणी भाग में होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में ही भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का व प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। जब तो यह छोटी आंत बड़ी आंत में भेज देती है भोजन को। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो यह भोजन को कहाँ भेज देती है दोस्तों? तो भोजन को बड़ी आंत भेज देती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बड़ी आंत। बड़ी आंत किसे कहते हैं? आइए देखते हैं बड़ी आंत किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, बड़ी आंत किसे कहते हैं। बड़ी आंत अत्यधिक चौड़ी तथा छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। अभी हम आपको बताया था दोस्तों कि इसका नाम तो बड़ी आंत हो गया है, इसका नाम तो बड़ी आंत हो गया है, परंतु यह छोटी आंत से भी छोटी होती है। बड़ी आंत अत्यधिक चौड़ी तथा छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। बिना पचे, अगर जो छोटी आंत में भोजन नहीं पचता है, बड़ी आंत में आ जाता है, तो बिना पचा हुआ भोजन बृहद में पहुंचा दिया जाता है और जल का शोषण कर लिया जाता है। जो छोटी आंत में भोजन नहीं पचता है, तो वह बड़ी आंत भोजन पचता है। और जब बड़ी आंत भोजन पच जाता है, और जो जल होता है, जल यानी पानी होता है, जो पानी होता है और बचा हुआ भोजन होता है, जो नहीं पाचित होता है या पच जाता है, पचे हुए भोजन को, शेष पदार्थ को गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण बोलते हैं, या गुदा द्वारा मल को निकालना ही बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजना ना भूलें। धन्यवाद।